हे एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। आप सभी का स्वागत है जनरल अवेयरनेस की इस क्लास में, जो कि बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है। आज की क्लास में हम क्वेश्चंस जो देखने वाले हैं, जो समझने वाले हैं, जो सॉल्व करने वाले हैं, वो रहने वाले हैं आप लोगों के जूनियर लेबर वेलफेयर इंस्पेक्टर, जो कि 19/11/2023 यानी कि नवंबर में हुआ था आप लोगों का एग्ज़ाम। और हम इस पूरी सीरीज़ में पीछे चल रहे हैं, यानी कि 2023 के जो एग्ज़ाम हुए थे उससे पीछे चलते हुए 2022 पे जाएंगे, 2021 पे जाएंगे। तब तक हमारे पास 2024 के जो अगले महीने पेपर होने वाले हैं वो भी आ जाएंगे। हम 2024 के क्वेश्चंस भी आप लोगों के सामने रखेंगे। ये पूरी सीरीज़ में पढ़ने का जो तरीका है वो आप लोगों को क्या करना है, अब आप बैठ के आप मैथ्स की तरह क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, रीजनिंग की तरह नहीं कर सकते, हिंदी और इंग्लिश की तरह कॉन्सेप्ट नहीं समझ सकते। तो जीके में करना क्या है, जीके में आपको 20 क्वेश्चन जो दिखने वाले हैं ये मिक्स क्वेश्चन दिखने वाले हैं। इन मिक्स क्वेश्चंस में आप लोगों के पास हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट, इन सभी चीज़ के क्वेश्चन दिखेंगे। तो जैसा कि मान लीजिए कोई हिस्ट्री का क्वेश्चन दिखा आप लोगों को, और हिस्ट्री का क्वेश्चन आप लोगों को दिल्ली सल्तनत से कोई क्वेश्चन दिखा है आप लोगों को, और दिल्ली सल्तनत का क्वेश्चन वो आपको नहीं आता है, और आप लोगों ने दिल्ली सल्तनत पढ़ी हुई है, यानी कि हिस्ट्री पूरी आपने पढ़ी हुई है, और वो वाला क्वेश्चन दिल्ली सल्तनत का क्वेश्चन आप लोगों को याद नहीं था। तो आप अपनी नोटबुक में क्या करोगे, स्टार मार्क लगाओगे और उस क्वेश्चन को एज इट इज़ लिखोगे, उसके ऑप्शन लिखोगे, उसकी जो डिटेल में शेयर करूंगा वो लिखोगे। अब ये सब लिखने के बाद जब क्लास खत्म हो जाएगी तो पूरी की पूरी दिल्ली सल्तनत आप लोग उसी टाइम रिवाइज करोगे। इस पूरी सीरीज़ का पढ़ने का बेस्ट तरीका यही होगा आप लोगों का, कि आप लोग प्रैक्टिकल वे में, प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आप लोग करोगे। ऐसे अब मान लीजिए 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे तो हर एक क्वेश्चन आपसे रटा नहीं जाएगा। रटने के लिए कोई चीज़ होगी तो वो मैं आपको ज़रूर कहूँगा, पर हर क्वेश्चन नहीं रटा जाएगा आप लोगों को। आप लोगों को चीज़ें समझनी होंगी, आप लोगों को चीज़ें जो पढ़ी हुई हैं वो दोहरानी होंगी, रिवाइज करनी होंगी, तब जाके ये बेनिफिशियल आप लोगों की रहने वाली है। एज इट इज़ क्वेश्चंस भी आगे आने वाले एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं, तो पूरी फोकस के साथ देखेंगे। क्योंकि क्या होगा, जैसे ही एग्जाम में अगर सेम क्वेश्चन आ गया, या फिर मैं जो ऑप्शंस को भी एक्सप्लेन करके बताऊंगा उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया, तो आप लोगों को स्ट्राइक हो जाएगा तुरंत कि ये वाला तो चीज़ हमने उस क्लास में पढ़ी हुई थी, इसका आंसर ये होगा। तो प्लीज़ फोकस रहना। और शायद मेरी आवाज़ थोड़ी सी अलग आ रही होगी आप लोगों को, क्योंकि थोड़ा सा मौसम बदला है और देर रात तक यहाँ पे आप लोगों के लिए सीरीज़ और ऐप में कुछ मॉडिफिकेशन करवाने के बाद यहाँ पे बैठा रहा, तो उस वजह से थोड़ी सी ठंड लग गई। कोई बात नहीं, काम अपना जारी रखेंगे, अपना कफ सिरप और बाकी चीज़ें लेके आप लोगों के लिए वीडियोस आती रहेंगी निरंतर। 1 सेकंड का टाइम दीजिए। हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने पास पहला क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, और इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को पुट कर लिया क्योंकि अपने पास एशियन गेम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। आप लोगों को पता है स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं ना, वो DSSB के एग्जाम में आते ही आते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा कि पूछा क्या गया है भाई इसमें। वुमेन कंपाउंड आर्चरी इवेंट। आर्चरी ना 2 तरीके की होती है, ठीक है। आर्चरी जो होती है, तीरंदाजी ना 2 तरीके की होती है, एक होती है कंपाउंड और एक होती है रिकर्व। ठीक है, एक होती है रिकर्व और कंपाउंड। रिकर्व की स्पेलिंग देख लेना भाई, ठीक है। तो कंपाउंड और रिकर्व आर्चरी होती है। यहां पे हमसे स्पेसिफिक पूछा गया है कि कंपाउंड आर्चरी में 2023 एशियन गेम्स का गोल्ड मेडल किसने जीता था। अपने पास ऑप्शन है ज्योति वेनम, अदिति स्वामी, परनीत कौर, किम सू न्यांग, ठीक है। अब अपने को यहाँ पे देखिए, सबसे पहली बात तो ये इस बार 2023 में जो आर्चरी था बहुत शानदार रहा इंडिया का। सारे के सारे मेडल्स जो इवेंट थे उसमें आप इंडियंस ने मेडल जीते। कई इवेंट ऐसे थे जिसमें क्लीन स्वीप करा, यानी कि गोल्ड भी जीता, सिल्वर भी जीता। तो उसी तरीके से यहाँ पे जो ज्योति वेनम थी ना, इनका पूरा नाम है ज्योति सुरेखा वेनम। इनका पूरा नाम क्या है, ज्योति सुरेखा वेनम, ठीक है। ये साउथ की हैं तो वेनम नम थोड़ा वैसी साउंड आएगी, तो ज्योति सुरेखा वेनम, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता कंपाउंड आर्चरी में, विमेन कंपाउंड आर्चरी में, ठीक है। गोल्ड मेडल जीतने वाली थी। इसी इवेंट में अदिति स्वामी, यानी कि अदिति गोपीचंद स्वामी, अदिति गोपीचंद
स्वामी, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो उसी इवेंट में विमेन कंपाउंड में गोल्ड मेडल ज्योति ने और ब्रॉन्ज मेडल अदिति ने जीता। अब यहाँ पे एक और चीज आती है कंपाउंड आर्चरी में, ये बात ना सारी मैं नोट करवाने वाली है, तो आप प्लीज ध्यान से देखिएगा। कंपाउंड आर्चरी में इंडिया ने 5 गोल्ड मेडल जीते। टोटल कंपाउंड आर्चरी की बात कर रहा हूं 5 गोल्ड मेडल जीते। कौन कौन से? एक तो विमेन कैटेगरी में, एक मेन कैटेगरी में, एक विमेन टीम में, एक मेंस टीम में और एक मिक्स्ड टीम में। आप लोग देख सकते हैं ना कि कंपाउंड आर्चरी में जितने भी गोल्ड मेडल हो सकते थे वो सारे के सारे गोल्ड मेडल इंडिया ने जीते। सॉरी, माफ कीजिएगा। तो कंपाउंड आर्चरी में 5 गोल्ड जीते विमेन, जो कि ज्योति ने जीता। मेन में किसने जीता है? अभिषेक ने। मेन में किसने जीता? और अभिषेक ने तो सिल्वर जीता था। ओजस ने ओजस ने मेन में कंपाउंड में गोल्ड जीता। ये भी आप लोगों को याद करना है। ओजस ने गोल्ड जीता और अभिषेक ने उसी कैटेगरी में, अभिषेक वर्मा उसी कैटेगरी में सिल्वर जीता। ठीक है, यहां से भी ये 2 मेडल थे, विमेन में भी 2 मेडल थे। अभिषेक वर्मा, ओजस गोल्ड, सिल्वर और गोल्ड, ज्योति अदिति गोल्ड और ब्रॉन्ज। अब यहाँ पे एक चीज और इसमें ध्यान रखने वाली है। अभी मैंने आप लोगों को बताया ना कि विमेन कैटेगरी में और विमेन टीम में भी यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है। तो विमेन टीम कौन कौन सी थी? ज्योति, अदिति और परनीत, इन तीनों की जो टीम थी विमेन टीम, इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता। तो ये सारी डिटेल आप लोगों को याद करने वाली है। एक टेबल मैंने अलग से बना दी है, यहाँ पे देखिएगा कि भाई ओजस प्रवीण, ज्योति सुरेखा और ज्योति सुरेखा वेनम मिक्स्ड टीम थी, गोल्ड जीता। ज्योति सुरेखा, अदिति गोपीचंद, परनीत विमेन टीम थी, गोल्ड जीता। ओजस, अभिषेक और प्रथमेश, इन्होंने मेंस कंपाउंड टीम में गोल्ड जीता। भजन कौर, अंकिता भगत और सिमरनजीत कौर, इन्होंने विमेन रिकर्व टीम में ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो ये सारे के सारे जितने मेडल जीते गए थे ना, वो सारे मैंने यहाँ पे नोट डाउन करवा दिए हैं आप लोगों को। तो आप लोग आर्चरी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, आप लोगों को याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। तरीका अच्छा लगा पढ़ाने का कि भाई सिर्फ क्वेश्चन देख के आंसर नहीं टिक करवाया, सारे ऑप्शन बताए, उससे जुड़ी हुई सारी क्वेश्चंस भी बताई। चलिए यहाँ पे देखिए, किसने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ में 1875 में स्थापना की थी? सर सईद अहमद खान, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। इनके नाम के आगे सर की उपाधि मिली है, तो सर सईद अहमद खान, इन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ में 1875 में स्थापित किया था। प्रेजेंट टाइम में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को क्या कहा जाता है? आप सभी भली भांति जानते हैं इसे, AMU। AMU बोलते ही आपके दिमाग में फुल फॉर्म भी आ गई होगी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जब स्थापना हुई थी, उसका नाम था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, और ये किसने स्थापित किया था? सर सईद अहमद खान ने। अब्दुल हामिद कादरी बदायूं, अब्दुल घानी अजहारी और मोहम्मदन कासिम वनोतवी, ये सारे के सारे मुस्लिम स्कॉलर्स रहे हैं, अलग अलग टाइम पीरियड में रहे हैं। जैसे कासिम साहब, ये हमारे जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी यानी कि कश्मीर यूनिवर्सिटी के हेड प्रोफेसर रह चुके हैं। अब्दुल हामिद कादरी ने कराची में, पहले आज़ादी से पहले इंडियन थे, बाद में पाकिस्तान में चले गए, तो कराची में एक जामिया यूनिवर्सिटी की स्थापना करी थी। ऐसे ही अब्दुल घानी अजहारी, इन्होंने भी यहाँ पे सॉरी मेरे साथ शायद यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है। अब्दुल घानी अजहारी ये हमारे कश्मीर के कश्मीर यूनिवर्सिटी है, उसके हेड प्रोफेसर रह चुके हैं। और मोहम्मद कासिम वनोतवी ये देवबंदी मूवमेंट के फाउंडर रहे।
मुस्लिम स्कॉलर रहे हैं, ये चारों ही मुस्लिम स्कॉलर थे। और मोहम्मद कासिम वनोतवी, इन्होंने देवबंदी मूवमेंट की स्थापना करी थी। ये फाउंडर थे किसके? देवबंदी मूवमेंट के। देवबंदी एक जगह का नाम है, वहाँ से जो मूवमेंट थी देवबंदी मूवमेंट, उसके फाउंडर थे मोहम्मद कासिम वनोतवी। इनने कराची में एक जामिया की यूनिवर्सिटी की स्थापना करी थी। अब्दुल गनी हजारी कश्मीर यूनिवर्सिटी में हेड प्रोफेसर रह चुके हैं। आप लोगों को इस पूरे क्वेश्चन में दो इंपॉर्टेंट नाम याद रखने हैं, सर सईद अहमद खान, दूसरा मोहम्मद कासिम, जिन्होंने देवबंदी मूवमेंट के फाउंडर थे। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले जैसा कि आप लोगों को पता है, जो लोग ऐप पे देख रहे हैं वो ऑलरेडी इस कॉम्बो पैक को खरीद चुके हैं। जो लोग इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं, क्योंकि ये पहली डेमो वीडियो है तो यूट्यूब पे भी डली है, तो यूट्यूब पे देखने वाले साथी अगर इस तरीके की पूरी सीरीज आप लोगों को देखनी है तो आप हमारा जो ऐप है प्लस माइनस एग्जाम प्रेप ऐप, उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और इस पूरे कॉम्बो में 8000 से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, जिसमें आप लोगों का मैथ्स, रीजनिंग, जीके और हिंदी सॉल्व होगा, और जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे। मात्र 299 रुपये की फीस में 1 साल की वैलिडिटी आप लोगों को मिलेगी। तो यानी आगे आने वाले जितने भी एग्जाम होंगे उन सभी के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। छत्तीसगढ़ सरकार ने 2023 में एक प्लान लागू करा था, जिसमें 47,000 जो इम्पवरिश रेजिडेंट थे, जो वहीं के नागरिक थे, जो गरीब निवासी थे, ठीक है, जो गरीब निवासी थे, कहाँ के? छत्तीसगढ़ थे, स्टेट रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग थे, उनके लिए घर प्रोवाइड करे थे स्टार्टिंग में 47,000 लोगों को। जो ये छत्तीसगढ़ सरकार थी, ये पहले 2023 में इलेक्शन से पहले जो कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने ये लागू करा था, और इस योजना का नाम था मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना। इसको आप लोगों को नहीं भी पता होता तो भी आप इसको एक गैस के रूप में कर सकते थे। कैसे? अगर क्योंकि स्टेट की बात है तो प्रधानमंत्री आवास योजना तो होगा नहीं, प्रधानमंत्री जनधन योजना तो हमारा बैंक से रिलेटेड है, आप लोगों को पता है, आप लोगों में से कई लोगों के जनधन अकाउंट भी होंगे। जन सुरक्षा योजना, क्योंकि अगर हाउस की बात कर रहे हैं तो ये सुरक्षा की बात नहीं है, ये आवास की बात है। तो मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना। वैसे तो अब वहाँ पे कांग्रेस की सरकार रही नहीं है, इलेक्शन के बाद बीजेपी की सरकार आ चुकी है। मैंने आप लोगों को बोला था, यहाँ इस साल 2023 में जितने भी इलेक्शन हुए थे उसमें जीतने वाली सरकारें, जिस जिस स्टेट में जो जो नया मुख्यमंत्री बना है, उन सब के नाम मैं आप लोगों को लिस्ट के रूप में दे चुका हूँ। अगर आप लोगों ने वो अभी तक याद नहीं करें तो प्लीज़ कर लीजिए। आगे आने वाले एग्जाम में पक्का किसी न किसी एक शिफ्ट में, या मतलब अलग अलग शिफ्ट में, किसी भी, मतलब एक होता है ना कि भाई आप लोग गारंटी किस चीज़ की ले सकते हो, मैं गारंटी ले सकता हूँ कि किसी ना किसी एक शिफ्ट में तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए। तो क्या नाम था? मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना। क्वेश्चन नंबर 4, हु वाज द फर्स्ट एंड ओनली फीमेल रूलर ऑफ मिडिवल इंडिया सल्तनत पीरियड। जैसा कि स्टार्टिंग में ही बोला था मैंने कि भाई दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन आएगा, और दिल्ली सल्तनत से जो क्वेश्चन आया उसमें एक क्वेश्चन जो बहुत ज़बरदस्त आया कि पहली और इकलौती महिला राजा कौन थी या फिर सुल्तान कौन थी? वो थी रज़िया सुल्तान। वो कौन थी? रज़िया सुल्तान। ठीक है, कब बनी थी? 1936 में। 1936 में। अब थोड़ी सी हिस्ट्री मैं आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक ऑप्शन अपने पास है, रुकनुद्दीन फिरोज शाह। ये रुकनुद्दीन फिरोज शाह कौन है? ये थे भैया थे, यानी कि भाई थे, ब्रदर थे किसके? रज़िया के, ब्रदर ऑफ रज़िया। अब ये रज़िया और रुकनुद्दीन किसके बच्चे थे? ये थे इल्तुतमिश। इल्तुतमिश, ठीक है। इल्तुतमिश कौन था भाई? वही इल्तुतमिश जिसने कुतुब मीनार को कंप्लीट करवाया था। ठीक है, इल्तुतमिश से एक आप लोगों को क्वेश्चन बनता है कि कंप्लीट किसने करवाया था। एक क्वेश्चन अपनी तरफ से पूछता हूं, स्टार्ट किसने करवाया था कुतुब मीनार को बनाना? इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को कंप्लीट करवाया था। एक पॉइंट ये बनता है। अब इल्तुतमिश की डेथ हो जाती है 1936 में। 1936 में इल्तुतमिश की डेथ हो जाती है। अब इल्तुतमिश की डेथ के बाद जो रुकनुद्दीन फिरोज शाह थे, ये बोले कि हम सुल्तान बनेंगे। ये क्या बोले? कि हम सुल्तान बनेंगे। और इल्तुतमिश की लाडली थी रज़िया सुल्तान।
और रजिया ने जब इल्तुतमिश के आखिरी कुछ समय चल रहे थे उससे पहले ही एक माहौल क्रिएट कर दिया था कि भाई अगली सुल्तान या कि अगली सुल्ताना तो रजिया ही बनेगी। और इल्तुतमिश द्वारा एक घोषणा से भी करवा दी गई थी कि अगली जो मेरे बाद उत्तराधिकारी कौन होगी, रजिया होगी। पर क्योंकि आपको पता है कि ये जो हायरार्की होता है ये पैट्रियार्की सिस्टम होता है, यानी कि पिता के बाद फिर उसका लड़का, महिलाओं को बहुत पुराने समय से इतना सम्मान नहीं था। तो रुकनुद्दीन ने बाकी के जो इस बात से खफा लोग थे उनकी मदद से अपने आप को सुल्तान बना दिया। अब रुकनुद्दीन फिरोज शाह सुल्तान तो बन गए, पर रजिया काबिल थी। रजिया ऐसी ही औरत नहीं थी जो अपने भाई, जो अपने पिता या जो अपने पति के नाम से जानी जाती है, वो रजिया थी। उन्होंने इस बात को बिल्कुल भी नहीं कबूला कि रुकनुद्दीन सुल्तान बनेंगे। तो रुकनुद्दीन का मर्डर करवा दिया गया, किल्ड बाय रजिया। और रुकनुद्दीन जब मर गया और रजिया ने उसे मार दिया, यानी कि मरवा दिया, मार दिया, तब रजिया यहाँ पे सुल्ताना बनी थी 1936 में। पर आप लोगों को पता है कि भाई जितनी भी एक गद्दी होती है, गद्दी किसी को गवारा नहीं होती कि भाई कोई भी बन जाए वहाँ पे। तो यहाँ पे और जो भाई थे, बैरम शाह भाई था रजिया का एक, और जो भाई थे उन लोगों में यहाँ पे फिर से सुल्तान बनने की तमन्ना जागी और 1940 में रजिया को भी मरवा दिया गया। अब यहाँ से एक क्वेश्चन एक और बनता है कि भाई रजिया सुल्तान का टॉम्ब कहाँ है? तो टॉम्ब है भाई रजिया सुल्तान का कैथल में है। किसी दिन और बात करेंगे हम रजिया सुल्तान की या फिर हिस्ट्री की बात करेंगे तो और डिटेल में बताएंगे कि किस तरीके से दल चालीसा क्रिएट करवाया गया था। दल चालीसा के हेड ने ही यहाँ पे जो दल चालीसा कौन थे, दल चालीसा क्या थे, और कैथल में यहाँ पे टॉम्ब क्यों है, कैथल में कैसे मौत हुई, रजिया ने किससे शादी करी थी। तो सारी चीज़ें अगर डिटेल में कभी मौका मिलेगा हिस्ट्री में तो बात करेंगे। फिलहाल मैंने ओवरऑल सारी चीज़ें कवर कर लिया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, Who among the following gave गणपति फेस्टिवल its national character by starting it in 1893? अब आप बोलोगे कि गणपति फेस्टिवल क्या होता है? गणेश चतुर्थी, गणपति फेस्टिवल, ठीक है। 1893 से पहले यहाँ पे गणपति फेस्टिवल ना सिर्फ महाराष्ट्र में सीमित था। गणपति महोत्सव सिर्फ महाराष्ट्र में सीमित था। हमारे बहुत फेमस फ्रीडम फाइटर बाल गंगाधर तिलक, जिनको प्यार से सब और बाद में जो उपाधि भी दी गई थी, लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाता है। लोकमान्य तिलक ने 1893 में क्या करा? पुणे महाराष्ट्र में गणेश महोत्सव किया और आज तक गणेश महोत्सव को पूरे देश में फैलाने वाले जो नाम जाने जाते हैं वो यही है, लोकमान्य तिलक या फिर बाल गंगाधर तिलक, जो उनका पूरा नाम था। तो बाल गंगाधर तिलक ही वो नेता थे या फिर यूं कहे कि फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने नेशनल कैरेक्टर दिया। सिर्फ अभी ये महाराष्ट्र तक सीमित था, उनके बाद उन्होंने जब ये फेस्टिवल मनाना शुरू करा तो पूरे देश में इसकी चर्चा हुई और पूरे देश में ये फिर मनाया जाने लगा। ये बात क्लियर थी। इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आप लोगों का लोकमान्य तिलक था। अब क्या आगे बढ़े? नहीं, आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ 1893 का। 1893 वही साल है जब लोकमान्य तिलक ने गणेश उत्सव बनाया और वही साल है जब हमारे महात्मा गांधी, फादर ऑफ नेशन, तो हमने क्वेश्चन की बिल्कुल पोस्टमार्टम कर दी है भाई कि जो ईयर था ना उसको भी पकड़ लिया है। ईयर से भी रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा ना वो भी पकड़ लेंगे कि महात्मा गांधी 1893 में क्या कर रहे थे। अगर लोकमान्य तिलक यहाँ इंडिया में पुणे में गणेश उत्सव मना रहे थे तो महात्मा गांधी जी कहाँ थे? महात्मा गांधी जी 1893 में साउथ अफ्रीका गए थे। साउथ अफ्रीका क्या गए थे? दादा अब्दुल्ला का केस था एक, साउथ अफ्रीका में केस था एक।
साउथ अफ्रीका में। आप लोगों को पता है महात्मा गांधी ने बैरिस्ट्री की पढ़ाई यानी कि वकालत की पढ़ाई करी है और लॉयर थे। वो उस समय में अपना केस ढूंढ रहे थे। तो दादा अब्दुल्ला शायद महात्मा गांधी के जो पिता थे उनके दोस्त थे, और जब वो इंडिया आए थे, यहाँ गुजरात आए, तो उन्होंने अपने केस की चर्चा अपने दोस्त से करी, मित्र से करी, और उन्होंने बोला उनके मित्र ने कि भाई मेरा लड़का अभी नया नया वकालत करके आया है, ये आपका केस ले सकता है, इससे वो उसमें बहुत टैलेंट है। मतलब हर कोई जैसे अपने बच्चे की बड़ाई करता है वैसे बढ़ाई करी। और महात्मा गांधी क्योंकि उस समय में अपने केस ढूंढ रहे थे, काम ढूंढ रहे थे, तो वो दादा अब्दुल्ला के साथ साउथ अफ्रीका चले गए केस लड़ने के लिए। 1893 ही वो साल था जब डरबन से प्रिक्टोरिया रेल में ट्रेवल कर रहे थे महात्मा गांधी फर्स्ट क्लास में, और उनको उससे निकाल दिया गया था, धक्का मार दिया गया था। वही साल था जब पूरा जो हमारा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल थी वो रेवोल्यूशनाइज हुई थी, चेंज आया था, क्योंकि मोहनदास करमचंद गांधी से महात्मा गांधी बनने का जो सफ़र था वो इसी साल से शुरू होता है। तो ये पूरी कहानी 1893 की है। तो इसीलिए 1893 में पूछ लिया जाता है कि भाई साउथ अफ्रीका कब गए थे महात्मा गांधी? 1893। बोनालू इज अ ट्रेडिशनल हिंदू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? फेस्टिवल, म्यूजिक, डांस। कोई ऐसी शिफ्ट होती होगी एग्जाम की जिसमें इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन ना आए। आपके सामने फेस्टिवल का क्वेश्चन आ गया। तो बोनालू जो ट्रेडिशनल हिंदू फेस्टिवल है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी बार आया हुआ क्वेश्चन है। ये तेलंगाना में सेलिब्रेट करा जाता है, तेलंगाना में भी, हैदराबाद और सिकंदराबाद में ज़्यादातर। ठीक है, हैदराबाद और सिकंदराबाद में। थोड़ी सी राइटिंग में फ्री फ्लो में लिख रहा हूँ ताकि आप लोग समझ जाओ, पर मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि समझ जाइए आप कि थोड़ा सा मुझे फ्री फ्लो में लिखना पड़ेगा। तेलंगाना में हैदराबाद और सिकंदराबाद में ज़्यादा त्यौहार मनाया जाता है। जो हमारी माँ काली है यानी कि गॉडेस काली, महाकाली जी ने बोला जाता है, महाकाली, या फिर वहीं पे तेलंगाना में उनका जो नाम है, जिस नाम से लिया जाता है, येलम्मा, जो महाकाली, या फिर उनके जो दूसरे नाम हैं साउथ में तेलंगाना में बोला था येलम्मा, उनको यहाँ पे प्रसन्न यानी कि उनका आभार व्यक्त करने के लिए ये त्यौहार मनाया जाता है। ये डिटेल क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मैंने क्वेश्चन देखे हुए हैं, उसमें कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है कि भाई महाकाली, जो गॉडेस महाकाली है, उनको उनका आभार, उनका ग्रेटिट्यूड जताने के लिए कौन सा त्यौहार मनाया जाता है सदर्न स्टेट्स में। तो वो स्टेट में फिर आपको फेस्टिवल का नाम याद करना पड़ेगा। फेस्टिवल क्या है? बोनालू। फेस्टिवल क्या है? बोनालू। ठीक है, तो आपको तीन चीज़ें याद करनी है, बोनालू, तेलंगाना, और किस भगवान के लिए? तो महाकाली। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। डैश आर द ऑर्गेनिज्म विद होल्स कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस। ठीक है, तो ये जो छोटे छेद वाले जीव है जिन्हें आमतौर पर स्पंज के रूप में जाना जाता है, छेद होते हैं इन जीव में, तो ये होते हैं हमारे पोरीफेरा। ये क्या होते हैं? पोरीफेरा। नीमाटोडा क्या होता है? आप लोगों को पता है, ब्लैक वॉर्म होते हैं। नीमाटोडा सॉरी राउंड वॉर्म होते हैं, राउंड वॉर्म, कीड़े। ठीक है, कीड़े होते हैं। मोलुस्का क्या होता है? मोलुस्का और एनीलिडा होता है सेगमेंटेड वर्म्स। ये क्या होता है सेगमेंटेड? कभी आपने ऐसे केचुए टाइप का कोई वॉर्म देखा है ना, इस तरीके का केचुए टाइप का जो वॉर्म होता है, तो उसमें अलग अलग ये सेगमेंट से बने होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसे सेगमेंटेड वॉर्म कह दिया जाता है। मोलुस्का क्या होता है? ये मोलुस्का जैसे जो स्नेल देखा होगा आपने, स्नेल का ऐसे होता है, बहुत धीरे चलने वाला जो जीव होता है। तो जिन भी ऐसे जो कीड़े होते हैं या फिर वॉर्म्स होते हैं जिनकी ये शेल होता है, वो किस में होते हैं? वो मोलुस्का कैटेगरी के होते हैं। तो स्नेल इसका एक एग्जाम्पल है। पोरीफेरा मैंने बताया जिसमें छेद होते हैं, होल्स होते हैं। नीमाटोडा क्या है? राउंड वॉर्म है।
तो ये सेगमेंटेड वर्म है, ये राउंड वर्म है, नीमाटोडा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। डैश वाज द फर्स्ट पॉलिटिशियन टू बिकम चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नरेंद्र मोदी नहीं, गलत। नरेंद्र मोदी हाँ चीफ मिनिस्टर थे, कहाँ के? गुजरात के। फिर वो कहाँ बने? इंडिया के पीएम बने। पर चौधरी चरण सिंह ये यूपी के सीएम रह चुके हैं, यूपी के सीएम रह चुके हैं, और उसके बाद 1979 में ये पीएम बने थे। ठीक है। मोरारजी देसाई को भी ना कई बार आप लोग देखोगे तो ये भी सीएम रह चुके हैं, सीएम ऑफ बॉम्बे स्टेट। ठीक है, सीएम ऑफ बॉम्बे स्टेट। और जस्ट चौधरी चरण सिंह से पहले मोरारजी देसाई क्या थे? 77 से 1977 में से 79 तक ये पीएम थे। उनके बाद चौधरी चरण सिंह बने। पर मोरारजी देसाई क्योंकि सीएम ऑफ बॉम्बे स्टेट, और बॉम्बे स्टेट कोई स्टेट नहीं है, तो अब जो चीफ मिनिस्टर स्टेट, अगर इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देखना है तो चौधरी चरण सिंह ही करेक्ट आंसर है, मोरारजी देसाई करेक्ट आंसर नहीं है। आगे बढ़े। द प्रैक्टिस ऑफ एक्सप्लॉइटिंग प्राइस डिफरेंशियल इन डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स इज टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स इज नोन एज। बहुत अच्छी चीज़ है, एक चीज़ मार्क कर लो, इको आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन लेके आती है। इको बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स में। तो देखो, एक मार्केट है भाई, एक और मार्केट है, 2 अलग अलग मार्केट है। यहाँ पे कोई प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, इसका प्राइस है 100 रुपये का, और यहाँ पे वो सेम प्रोडक्ट है, ये जो भी प्रोडक्ट है ना ये सेम प्रोडक्ट है। ठीक है, पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। ये सेम प्रोडक्ट है, ठीक है, दोनों सेम प्रोडक्ट है। इसका यहाँ पे क्या प्राइस है? 101 रुपये 5 पैसे का, 101 रुपये 5 पैसे का। मैं क्या करता हूँ, इस मार्केट से ये प्रोडक्ट उठा लिया और इसमें यहाँ पे क्या कर लिया? बाय कर दिया। यहाँ पे क्या कर दिया? सेल कर दिया। उसी टाइम सेम टाइम पर क्या कर दिया मैंने? एक मार्केट ए जो थी वहाँ से 100 रुपये की चीज़ उठा ली और मार्केट बी में वो बेच दी 101 रुपये 5 पैसे में। मेरे पास डिफरेंस कितना आया? 1 रुपये 5 पैसे का डिफरेंस आया। मेरी कमाई क्या है? 1 रुपये 5 पैसे की। तो ऐसी जो काम करने वाले होते हैं ना, इस प्रैक्टिस को क्या कहा जाता है? आर्बिट्रेज। इस प्रैक्टिस को क्या कहा जाता है? आर्बिट्रेज। मैंने बहुत आसान भाषा में आपको समझा दिया। क्वेश्चन बोलना क्या चाहता था, ये एक्सप्लॉइटिंग होता है, एक तरीके से एक्सप्लॉइटेशन है। सेम चीज़ को 2 अलग अलग मार्केट है, वहाँ पे एक को वहाँ से खरीद लिया और दूसरी जगह बेच दिया। ये ऐसे ट्रेडर्स होते हैं, जो ट्रेडर्स ऐसी काम करते हैं, वो कौन सी पॉलिसी अपनाते हैं? वो होता है आर्बिट्रेज। वो क्या होता है? आर्बिट्रेज। डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन ये एक दूसरे के अपोजिट है, आप लोगों को पता ही है। अगर गुड्स और सर्विसेज की जो कीमत है वो डिक्रीज हो जाए तो डिफ्लेशन होता है। अगर रैपिड इंक्रीज हो, आप लोगों ने सुना होगा ना भाई, इन्फ्लेशन बहुत है, तो चीज़ों का जो मूल्य है, जनरल वैल्यू है, जनरल टर्म प्राइस जो है वो रैपिड इंक्रीज हो जाए तो उसे इन्फ्लेशन कहते हैं। डिफ्लेशन कम हो जाए, प्राइस कम हो जाए। आर्बिट्रेज समझ में आया? पूरा एग्जांपल देके समझाया, उम्मीद करता हूँ समझ में आई होंगी चीजें। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ बंगाल्स मुस्लिम रेनेसेंस? मुस्लिम रेनेसेंस, रेनेसेंस का मतलब होता है पुनर्जागरूकता, पुनर्जागरण, यानी कि कोई चीज दब गई थी, लोग भूल चुके थे, उसका पुनरुत्थान हुआ है, उसको रेनेसेंस कहते हैं। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग सोशल मीडिया पे अपने जो फोटो होते हैं उसमें कैप्शन में लिखते हैं रेनेसेंस। तो वो रेनेसेंस का मतलब क्या होता है? रेनेसेंस वही है कि कोई इंसान किसी एक ऐसी स्टेट से गुजर रहा था कि वहाँ पे उसका कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, तो उसने अपने आप को उस स्टेट से निकाल के बेहतरी की तरफ अपने आप को बढ़ाया, तो उसका पुनर्जागरण हुआ, पुनरुत्थान हुआ, तो रेनेसेंस वो मीनिंग होता है। ठीक है, इंग्लिश में काम आएगा, आपके सिनोनिम एंटोनिम्स वगैरह में, वो कैप में काम आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल, किसको बोला जाता है भाई? नवाब अब्दुल लतीफ खान।
नवाब खान जो थे ये मुस्लिम रिफॉर्मर थे, और इनको एक तरीके से राजा राम मोहन रॉय आप लोगों को पता है हिंदू रिफॉर्मर थे, जिन्होंने आगे बहुत बेहतरीन काम करे थे हिंदू धर्म में। ठीक है, एक काम आप लोगों को बताना है जो राजा राम ने करा था, क्योंकि एग्जाम में आता है। ठीक है, आप मैसेज करके बता सकते हैं जो राजा राम, या फिर कमेंट करके बता सकते हैं कि राजा राम मोहन राय जी ने एक ऐसा काम क्या करा था जिससे इनको आज तक याद करा जाता है। तो नवाब अब्दुल लतीफ़ खान, तो जो राजा राम मोहन राय ने हिंदू रिफॉर्म्स करे थे, यानी कि हिंदू समाज के लिए रिफॉर्म करे थे, वही वो इस एग्जैक्ट सेम नहीं, बट मुस्लिम समाज में जो सुधारक थे वो नवाब अब्दुल लतीफ़ खान थे। और बंगाल में जो मुस्लिम रेनेसेंस था, पुनर्जागरण था, उसके फादर किसे कहा जाता है? नवाब अब्दुल लतीफ़ खान को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इन इंडिया हैज बीन इंस्पायर्ड फ्रॉम विच कंट्री? अपने देश में दोहरी नागरिकता नहीं है, अपने देश में दोहरी नागरिकता नहीं है। इस क्वेश्चन को याद करने का एक तरीका है, आप लोगों ने बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को बहुत देखा होगा, जैसे अक्षय कुमार है जिनका कनाडा की नागरिकता थी, आलिया भट्ट है जिनके पास ब्रिटेन की नागरिकता है। तो इस क्वेश्चन को आप आलिया भट्ट के नाम से याद करिए। आलिया भट्ट के पास किस देश की नागरिकता है? ब्रिटेन की, यानी कि इंग्लैंड की। अब क्या आलिया भट्ट इस देश की नागरिक है इंडिया की? नहीं है। ठीक है, चलिए अक्षय कुमार अब इंडियन सिटीजनशिप वापस आ गई है, आलिया भट्ट की नहीं आई है। हमें तो याद करने से मतलब है, हमने आलिया भट्ट का नाम लिया, इंडियन सिटीजनशिप नहीं है। क्यों नहीं है? ब्रिटेन की है, इंडिया की क्यों नहीं है? क्योंकि इंडिया फॉलो क्या करता है? सिंगल सिटीजनशिप फॉलो करता है, एक नागरिकता। इसका फायदा क्या होता है? यहाँ पे फायदा ये होता है जितने भी नागरिक हैं अपने देश के, सिंगल सिटीजनशिप होने के बाद सबको समान अधिकार का कानून मिल जाता है, सबके पास समान अधिकार है, लॉ के नज़रों में सब सेम है। दोहरी नागरिकता में वो फैसिलिटीज़ नहीं होती, सिंगल सिटीजनशिप फॉलो करता है। अब हमने आलिया भट्ट का नाम क्यों लिया? क्योंकि उनके पास ब्रिटेन की है और इंग्लैंड की है, और ये सिंगल सिटीजनशिप इंडिया ने कहाँ से लिया है? इंग्लैंड से ही लिया है। ठीक है ना, इसलिए हमने याद करा है कि आप इस तरीके से जो अलग से जो छोटी छोटी चीज़ होती है ना, क्योंकि मूवीज़ हो या फिर उससे जो कनेक्ट करने के बाद चीज़ें याद रह जाती हैं। ठीक है, क्लियर है। कनाडा से क्या लिया था भाई हमने? कनाडा से क्या लिया? चाइना से तो फ़ोन वगैरह लेते रहते हैं, कनाडा से क्या लिया था हमने? कनाडा से हमने लिया था कि भाई प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट, प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, याद रहेगा ना भाई कि सिंगल सिटीजनशिप कहाँ से ली गई है? इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। आलिया भट्ट से याद कर लो, आलिया भट्ट इंग्लैंड की नागरिक है, इंडिया की नहीं है। अगर दोहरी नागरिकता होती तो वो इंडिया की भी होती। किस देश की है? इंग्लैंड की। तो कहाँ से लिया गया अपना? इस तरीके से आप लोग याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, IIT मद्रास, IIT मद्रास है ये, IIT मद्रास हैज़ पार्टनर्ड विद विच कंट्री टू लॉन्च सेंटर फॉर एनर्जी? ठीक है, UNSDGs। ठीक है, इसको सबसे पहले पकड़ते हैं हम। ये क्या चीज़ है? ये है यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का मतलब क्या है कि भाई डेवलपमेंट तो करो पर फ्यूचर के कॉस्ट पे मत करो, कि भाई ऐसी डेवलपमेंट कर दो आगे आने वाली पीढ़ियां पेड़ पौधे देखने को तरस जाएं, आगे आने वाली पीढ़ियां पॉल्यूशन में रहने के लिए मजबूर हो जाए, जैसे कि अभी हम हो रखे हैं। आगे आने वाले लोग जंगली जानवर देखने के लिए तरस जाएं, आगे आने वाले लोग जीवन जीने के लिए और एक्स्ट्रा चीज़ों पे डिपेंड हो जाएं। तो उस तरीके की डेवलपमेंट नहीं चाहिए। यूनाइटेड नेशंस कहता है कि सस्टेनेबल लॉन्ग लास्टिंग हमें डेवलपमेंट चाहिए, कि ऐसी डेवलपमेंट जो प्रकृति को साथ लेके चले, जो हमारे आगे के फ्यूचर को साथ लेके चले। ठीक है, तो इसके लिए IIT मद्रास ने ऑस्ट्रेलिया की डेक्कन यूनिवर्सिटी है, ठीक है,
डेक्कन यूनिवर्सिटी उनके साथ AICE की स्थापना करी है। AICE क्या है? ऑस्ट्रेलिया इंडिया सेंटर फॉर एनर्जी। ठीक है, तो डेक्कन यूनिवर्सिटी के साथ ऑस्ट्रेलिया की AICE की स्थापना करी है IIT मद्रास में। एशियाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक वुलर लेक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। तो वुलर लेक किस कहाँ पे है? ये आप लोगों को पता है, जम्मू कश्मीर में है, श्रीनगर में है, जम्मू कश्मीर में है। बांदीपोर डिस्ट्रिक्ट है, बांदीपोर डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Dash of Indian Constitution states the untouchability has been abolished and its practice in any form is forbidden। हमारे देश में छुआछूत यानी कि भाई ये निचली जाति का है, ये पिछड़े वर्ग का है, इनको हाथ नहीं लगाना, इनसे पानी नहीं पीना, इनसे बात नहीं करनी, अनटचेबिलिटी, इससे बात, इनको देखना तक नहीं है। तो ये प्रथा बहुत पहले के टाइम में चलती थी। उस प्रथा को ख़त्म करा इंडिया जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसके आर्टिकल नंबर 17 ने। आर्टिकल नंबर 17 में साफ साफ कह दिया गया है अगर कोई अनटचेबिलिटी का इस प्रैक्टिस का फॉलो करता है तो वो कानूनन अपराध है। और इस देश में अनटचेबिलिटी बिल्कुल नहीं है, सबको समान अधिकार है, सब समान है, सब सेम है, कोई भी धर्म, जाति, जगह, नाम कुछ भी हो, सब समान है। ठीक है, अब आर्टिकल 13 क्या बताता है भाई? आर्टिकल 13 बताता है मीनिंग फॉर जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू के बारे में बताता है और ये भारत सरकार को भी कहता है कि भाई जो इम्प्लीमेंट है, फंडामेंटल राइट्स है ना, उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। आर्टिकल 11 क्या बताता है? पार्लियामेंट टू रेगुलेट राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। कानून के आधार पे नागरिकता डिसाइड करना, रेगुलेट करना पार्लियामेंट की आर्टिकल नंबर 11 में है। और आर्टिकल नंबर 12 में है ना, ये क्या है? डेफिनेशन ऑफ स्टेट, यहां पे ना कंफ्यूजन होती है बहुत सारी, जो ढंग से नहीं पढ़ते हैं ना पॉलिटी, या फिर जिन लोगों ने नहीं पढ़ी है तो उन्हें लगता है कि स्टेट यानी कि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, चलिए दिल्ली और जम्मू कश्मीर तो केंद्र शासित प्रदेश हो गए, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, ये स्टेट होती है। पर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसमें स्टेट क्या चीज़ है? स्टेट क्या है? स्टेट की जो डेफिनेशन है ना, वो है पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जब भी कभी पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट का जिक्र होता है ना, कि स्टेट को ये करना चाहिए, स्टेट को वो करना चाहिए, तो भारत सरकार की बात कर रहा होता है, भारत एक राज्य के रूप में बात कर रहा होता है, अलग अलग छोटे छोटे स्टेट की बात नहीं कर रहा होता। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में, हु वॉन इंडियाज फर्स्ट ग्रीको रोमन रेसलिंग मेडल। अच्छा, एशियन गेम्स का एक और क्वेश्चन आ गया है, एशियन गेम्स का एक और क्वेश्चन आ गया है। और यहाँ पे रेसलिंग में इस बार बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन था, शायद 2 या 3 ही मेडल आए हैं। और अभी आप लोगों को पता है रेसलिंग बहुत ज़्यादा चर्चा में है गलत कारणों की वजह से। प्रोटेस्ट है, प्रोटेस्ट किसके खिलाफ है, प्रोटेस्ट की वजह क्या है, वो बहुत ही निराशाजनक है। और उसका असर 2023 के एशियन गेम्स में पड़ा, जहाँ पे बड़े बड़े नाम नहीं जीत पाए, बड़े बड़े पहलवान नहीं जीत पाए, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं थी। वो लोग प्रोटेस्ट, वो अपने हकों की लड़ाई कर रहे थे। यहाँ पे जीतने वाले सुनील कुमार है। सुनील कुमार ने ग्रीको रोमन, अब रेसलिंग भी ना 2 तरीके की होती है। जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था आर्चरी 2 तरीके की होती है, वैसे ही हमारी रेसलिंग भी 2 तरीके की होती है। वैसे ही हमारी क्या है, रेसलिंग भी 2 तरीके की होती है। एक तो ग्रीको रोमन होती है और दूसरी हमारी जो होती है वो फ्री स्टाइल होती है।
पहली ग्रीको रोमन और दूसरी फ्री स्टाइल। तो ग्रीको रोमन में इंडिया के जो पहलवान हैं, जो रेसलर्स हैं, वो फ्री स्टाइल रेसलिंग में बहुत अच्छे हैं। उन्होंने जैसे बजरंग पूनिया वगैरह ये फ्री स्टाइल रेसलर हैं। ग्रीको रोमन में 2010 के बाद कोई मेडल नहीं आया था। तो सुनील कुमार ने 87 भार वर्ग में 87 किलोग्राम कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ठीक है, यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीता था। चल, यहाँ पे एक मेडल और बता देता हूँ आपको, दीपक पूनिया का, जिन्होंने फ्री स्टाइल रेसलिंग में सिल्वर जीता। फ्री स्टाइल रेसलिंग महिला वर्ग में किरण ने ब्रॉन्ज जीता। तो ये 2-3 मेडल थे जो रेसलिंग में जीते थे इंडिया ने। डैश वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज यूज्ड इन मुगल पीरियड। मुगल कालीन में जो भाषा थी, ऑफिशियल लैंग्वेज जो दस्तावेजों में लिखी जाने वाली थी, वो कौन सी थी? पर्शियन। कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, उर्दू नहीं, पर्शियन थी, ना कि फारसी, पर्शियन। विच कार्नेटिक क्लासिकल वोकलिस्ट वोन भारत रत्न। भारत रत्न इस देश का सर्वोच्च सम्मान होता है। कार्नेटिक क्या रीज़न है? कार्नेटिक ये जो अपना इंडिया का नीचे साउथ वाला पार्ट है, तो ये जो अपने ईस्टर्न घाट हैं और बे ऑफ बंगाल, जो ये वाले जो वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट हैं, जो नीचे वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये कार्नेटिक रीजन है मोटे रूप से, और डिटेल में ज़्यादा नहीं जाते। मोटे रूप से साउथ इंडिया वाला पार्ट कार्नेटिक है। तो वहाँ की जो म्यूजिशियन थी एम.एस. सुब्बालक्ष्मी, इन्होंने एक मूवी भी करी, 4-5 मूवी भी कर रखी है। इन्होंने मीरा का रोल निभाया है। मीरा जो भगवान कृष्ण के गाने गाती हैं, भजन गाती थी, उनसे उस रोल को भी निभाया है। 1998 में ये पहली म्यूजिशियन बनी थी, फर्स्ट म्यूजिशियन टू रिसीव भारत रत्न पाने वाली पहली म्यूजिशियन बनी थी 1998 में। और उस टाइम पे इनकी उम्र 82 ईयर्स के अराउंड थी। क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पे थोड़ी डिटेल में बात करेंगे एशियन गेम्स की। चलिए आते हैं एशियन गेम्स पे। तीसरा क्वेश्चन है ये, कितने इंडियन एथलीट्स थे? बहुत ज़्यादा थे, 655 थे। अब यहाँ पे इंडिया की जो रैंक रही थी, मेडल टैली में है, रैंक क्या रही थी? 4th रही थी। गोल्ड, ब्रॉन्ज, सिल्वर और टोटल कितने मेडल जीते थे? 4th रैंक रही थी इंडिया की। टोटल 107 मेडल जीते थे। और गोल्ड यहाँ पे 28 मेडल जीते थे। 38 ब्रॉन्ज, 38 यहाँ पे सिल्वर होना चाहिए, सेकंड प्लेस पे सिल्वर आता है। सिल्वर और ब्रॉन्ज, 41 यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। ये पूछा जाता है एग्जाम में, कितने गोल्ड मेडल जीते थे इंडिया ने इस बार। फर्स्ट पोजीशन में कौन रहा था? चाइना, जो कि अलग ही कैटेगरी में खेल रहा था भाई। टोटल मेडल उनके 383 मेडल थे। 383 मेडल थे, जिसमें 201 तो गोल्ड थे, 111 तो सिल्वर थे और 71 यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल थे। फर्स्ट पे चाइना रहा था। हमारे टोटल मेडल से ज़्यादा तो उनके सिर्फ सिल्वर मेडल थे। 2023 एशियन गेम्स हुआ कहाँ था? हुआंगझाऊ चाइना में। ये इंपॉर्टेंट है भाई, कहाँ पे हुआ था। अब आपको बताना है कि 2027 का एशियन गेम्स कहाँ पे होगा। नेक्स्ट पूछा जाता है, 2023 से पहले वाला पूछा जाएगा आपका, ठीक है। ये 2027 का नहीं, वैसे 2026 में होंगे ये, क्योंकि होने 2022 में थे। एक बार कंफर्म करना कि अब ये 2026 में होंगे, 27 में होंगे, क्योंकि 1 साल का डिले हुआ था। 2023 में हुए थे, फिर ये 2018 में कहाँ हुए थे, 2022 का कहाँ, 2023 में हुए, वो 2023 में कहाँ हुए, हुआंगझाऊ चाइना में हुए। और अगला कहाँ होगा वो सब आपको पता होना चाहिए। तो 2026 वाला कहाँ होगा वो पता करिए। डैश टैक्स इज लिव्ड व्हेन इन्वेस्टर सेल एसेट्स फॉर मोर देन द परचेज प्राइस। भाई यानी कि आप ये चीज़ देखो, मैंने कोई चीज़ खरीदी जिसका परचेज प्राइस मेरे को
कुछ पड़ा, मान लीजिए 1000 रुपये का पड़ गया परचेज प्राइस, जिसे हम मैथ्स में क्या कहते हैं, वही कॉस्ट प्राइस। अब उसको मैंने, उसी चीज को मैंने सेलिंग प्राइस, कितने में भेजा, 100, चलो मान लो 1005 में भेज दिया, ठीक है, ये सेल प्राइस है। तो आपको पता है भाई प्रॉफिट कितना हुआ है, मेरे को 5 रुपये का हुआ। अब मेरे ऊपर एक टैक्स लगाया जाएगा, मेरे ऊपर क्या लगाया जाएगा, एक टैक्स लगाया जाएगा। वो टैक्स 1005 रुपये पर नहीं लगेगा, वो 5 रुपये पे टैक्स लगेगा, वो प्रॉफिट पे टैक्स लगता है। वो टैक्स को क्या कहा जाता है वो हमसे पूछा गया है, वो है कैपिटल गेन टैक्स, यानी कि CGT, कैपिटल गेन टैक्स, ठीक है। GST जो गुड्स एंड सर्विसेज पे होता है। इनकम टैक्स ये डायरेक्ट टैक्स होता है। इनकम टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स होता है, ये आपको ही देना होता है। GST आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो कंज्यूमर उसको देगा। इनकम टैक्स आपकी सैलरी होती है, आप उस पर टैक्स देते हो। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब वही होता है कि एंड कंज्यूमर जो है, जो इस्तेमाल कर रहा है वो देगा, जिसने बनाया, जिसने सप्लाई करा वो नहीं दे रहा, जो कंज्यूमर है वो GST दे रहा है, यानी कि वो वैट दे रहा है। इनडायरेक्ट टैक्स के ऑप्शन क्या, एग्जांपल क्या है, वैट होता है, सर्विस टैक्स होता है, GST होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल एसेट्स whose value is obtained from underlying asset something else or something else such as stock market index और commodity price, ये क्या होती है, ये होता है डेरिवेटिव्स। ये होते हैं भाई डेरिवेटिव्स। ये एक तरीके का एग्रीमेंट होता है, या फिर इसे फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट भी कहा जाता है। ये फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं डेरिवेटिव। इसका जो बेस होता है ना, वो एसेट पे होता है या फिर कुछ और चीज़ पे होता है, जिस दो पार्टीज के बीच में होता है, दो या दो से ज़्यादा पार्टीज, या कोई एसेट हो, ग्रुप ऑफ एसेट हो, उस पे ये बात, उस पे बेस्ड होता है ये कॉन्ट्रैक्ट, और इसे कहा जाता है डेरिवेटिव्स। इसे क्या कहा जाता है, डेरिवेटिव्स। तो ये थे भाई 20 क्वेश्चन आज के। कैसा लगा आप लोगों को? मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा जीके पढ़ा के। काफ़ी दिनों बाद जीके की क्लास कर रहा हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थे। ऐसे ही नए नए क्वेश्चन, नई नई एग्ज़ाम के आप लोगों के सामने मैं लाता रहूँगा। जो साथी ये डेमो क्लास देख रहे थे, उनको अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग अपने दोस्तों तक उसे पहुँचाइए। जहाँ आप लोग पढ़ रहे हैं वहाँ पे कोई ग्रुप बनाया रखा है आपने, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, वहाँ पे आप इसे पहुँचाइए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। अपना फीडबैक दीजिए कि भाई इसमें क्या सुधार कर सकते हैं, किस तरीके से आपकी और मदद कर सकते हैं, क्या चीज़ें मुझे अलग करनी चाहिए, क्या चीज़ मैं अच्छी कर रहा हूँ, क्या चीज़ बुरी कर रहा हूँ। तो सारी चीज़ें मेरे तक फीडबैक के रूप में ज़रूर पहुँचाइएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे एक नई क्लास में। तब तक के लिए अपना खास तौर पर अपनी सेहत का ध्यान रखिए। पढ़ाई भी करिए, सेहत पहले है, फिर बाकी चीज़ें हैं। तो सेहत का ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, खुश रहें। जय हिंद।